हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। सेकंड सेमेस्टर में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का, इसका आज हम लोग ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यानी कि 2023 का यह क्वेश्चन पेपर है जिसको आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, और इस क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि किस तरीके से पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस की लैंग्वेज क्या रहती है, क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जहां से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पूरे आपके 100 प्रश्न होंगे, क्योंकि आपके 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एग्जाम में, उसमें से 75 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होंगे। यह 2023 का क्वेश्चन पेपर है। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। आज कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन है उनका आंसर आपको बता दें, बहुत ज़्यादा डीप में डिस्कस ना करके, सिर्फ आंसर आपको बताएंगे। डीप में डिस्कस हम लोग करेंगे जब अलग से 20 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है कि निदानात्मक परीक्षण का मुख्य कार्य क्या होता है। ठीक है, अब इसमें निदानात्मक का मतलब ही होता है निदान करना, बच्चे की यानी कि छात्रों के अध्ययन में आने वाली कठिनाई का पता लगाना, ये निदान हो गया। और उसके बाद फिर उसका उपचार किया जाता है। ठीक है, तो छात्रों के अध्ययन में आने वाली कठिनाई का पता लगाना किसके अंतर्गत आता है? निदानात्मक परीक्षण के अंतर्गत आता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। आपको पता है जो आपका एग्जाम है प्यारे दोस्तों, वह जुलाई में होने को है। कब होने को है? जुलाई में। ओनली 1 मंथ यू हैव राइट नाउ। अब आपके पास केवल 1 महीना बचा है, इसमें आप जो तैयारी कर सकते हैं कर लीजिए। और बहुत सारे विद्यार्थियों का सीटेट भी लगा होगा। होगबेन के अकॉर्डिंग गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? देखिए, गणित में आपके बहुत सारे मूल्य होते हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो जैसे बौद्धिक मूल्य हो गए, ठीक है, प्रयोगात्मक मूल्य हो गए, अनुशासन संबंधी मूल्य हो गए, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य हो गए, और जीविकोपार्जन संबंधी मूल्य होते हैं, मनोवैज्ञानिक मूल्य होते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य होते हैं। ये सारे मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती हैं मैथ्स में। ठीक है, और वैल्यूज ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स होते हैं। तो अब इसमें जैसे कि क्वेश्चन कह रहा है हॉगबेन के अकॉर्डिंग गणित सभ्यता का दर्पण है, तो भैया गणित सभ्यता का दर्पण है। अब जैसे गणित हमें केवल संस्कृति और सभ्यता से ही परिचित नहीं कराता है, बल्कि सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित, उन्नत और भविष्य में आने वाली पीढ़ी तक ट्रांसफर करने में भी सहायता प्रदान करता है। तो इसलिए सभ्यता के साथ में जुड़ी हुई है हमारी संस्कृति, है ना। गणित विषय को संस्कृति और सभ्यता का सृजनकर्ता और पोषक भी माना गया है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे यह आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो ए है वह राइट हो जाता है। गणित विज्ञान है। गणित किसका विज्ञान है? तो भैया देखिए, गणित में संख्याओं का स्थान यानी कि स्पेस, है ना, संख्याओं का स्थान का मापन, मेजरमेंट, इन सब चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। तो यह इन सभी का विज्ञान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कहीं पे अगर मापन भी होता तो वो भी इसमें आ जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? जब हम किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करते हैं तो वह हमारा सौंदर्यात्मक मूल्य के अंतर्गत आता है, जिसको हम एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। इसको हम एस्थेटिक वैल्यू कहते हैं। कैसे? ये देखिए, अब इसको समझिए, इस पॉइंट को समझिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पे सौंदर्यात्मक मूल्य भी लिखा हुआ है, यहाँ पे कलात्मक मूल्य भी लिखा हुआ हो सकता था। क्यों? किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना इसके अंतर्गत आता है। कैसे? देखिए, गणित पढ़ने वाला हो या फिर कोई भी गणित पढ़ाने वाला हो, यानी कि कुल मिलाकर के जो गणित प्रेमी होता है, जिसको गणित से प्रेम है, उसके लिए क्या है गणित? क्या है उसके लिए? गणित गीत है, सुंदरता है, कला है, संगीत है, आनंद प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है, जिसको भी गणित
से प्रेम है। अब जैसे आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको पता होगा कि गणित के क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना मजा आता है ना। कोई जैसे फिजिक्स है, कोई डेरिवेशन आप सॉल्व कर रहे हैं, उसको आप सिद्ध कर रहे हैं, बहुत मजा आता है। और कब मैथ्स में हमको 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, 5 घंटे बीत गए क्वेश्चन सॉल्व करते करते, पता ही लगता। और कोई कोई क्वेश्चन जब 2-3 घंटे से अटका हुआ होता है, फिर जाकर के जब सॉल्व होता है, तो वहां पे मिलने वाली खुशी, वहां पे मिलने वाला जो आनंद है, उसका लेवल कुछ और ही होता है। ये वही जान सकते हैं जिनको मैथ से प्रेम है। तो जो मैथ, तो यहाँ पे जो गणितज्ञ है, तो गणित के लिए उसने जो काम किया उसकी अगर हम प्रशंसा कर रहे हैं तो ये सौंदर्यात्मक मूल्य के अंतर्गत आएगा। अब जैसे यहाँ पे एक पॉइंट आपको बता दें, जैसे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, तो पाइथागोरस ने जब अपनी प्रमेय की खोज की थी, तो उसकी खुशी में उसने, ऐसा कहा जाता कि 100 बैलों की बलि चढ़ाई थी, इतनी उसको खुशी हुई। अब जैसे आर्किमिडीज है, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने सिद्धांत की खोज के बाद अपना जो है कि नंगे होकर के खुशी से प्रफुल्लित हो गए थे, नाचने लग गए थे, नंगापन भूल करके खुशी से प्रफुल्लित हो गए थे। तो ये क्या है? ये गणितज्ञ की गणित के प्रति प्रेम है। ओके, तो ये सौंदर्यात्मक मूल्य के अंतर्गत आता है। बाकी अलग अलग चीजें हैं, इनको बाद में समझा देंगे हम आपको। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। और कहता है कि ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? सिंपल सा आंसर है, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण डॉक्टर बीएस ब्लूम ने किया है, ठीक है। अब यहां पे हम बात करेंगे, बीएस ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को अगर पूछ ले कितने पक्षों में विभाजित किया है, तो इन्होंने 3 पक्षों में विभाजित किया है। कौन कौन से? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, 3 पक्ष हो गए। अब इसमें भी अगर संज्ञानात्मक की बात हम कर लें, तो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण भी ब्लूम ने किया है, और 6 श्रेणियों में किया है। कब किया था? 1956 में किया था, ठीक है। अगर यहां पे जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्यों की बात हो गई, तो बीएस ब्लूम के साथ में हम चले गए। क्रेथवॉल ने क्या किया है भैया? तो क्रेथवॉल जो हैं, इन्होंने भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। सिम्पसन ने क्या किया है? सिम्पसन ने क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किया है। ये आप ध्यान रखिएगा, 5 क्वेश्चन कवर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। भावात्मक उद्देश्य संबंधित हैं, किससे संबंधित है भैया? अगर यहाँ पे हम बात करें तो भावात्मक पक्ष का संबंध जो है वो किससे है? तो भावात्मक पक्ष का संबंध व्यक्ति में सजगता आने पर जो होने वाली आंतरिक वृद्धि होती है, जब हम लोग सजग हो जाते हैं, सचेत हो जाते हैं, ठीक है, हमारे अंदर जब सजगता आ जाती है, हम जाग जाते हैं, तो उससे हमारे अंदर कुछ आंतरिक वृद्धि होती है, हमारे ज्ञान में वृद्धि होती है ना। हम और इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक अभिवृत्ति आ जाती है। ओके, हम सिद्धांतों को फॉलो करने लगते हैं, अलग अलग चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट होने लगता है, वैल्यूज मूल्यों को हम समझने लगते हैं, इन सब चीज़ों की वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो ये हमें, तो इनको हम प्राप्त करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? इनको हम प्राप्त करते हैं, तो ये आग्रहण हो जाएगा, यानी कि रिसीविंग कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये रिसीविंग कहलाएगा, ठीक है। और आपको बताते चलें कि जो भावात्मक पक्ष है, इसको भी 6 जो है कि 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आपका सबसे पहला ग्रहण यही आ जाता है। सबसे पहला पॉइंट हमारा आग्रहण ही आ जाता है, रिसीविंग आ जाता है। दूसरा अनुक्रिया है, इसके बाद तीसरा अनुमूल्यन हो जाएगा, चौथा संप्रत्ययीकरण हो जाएगा, 5वां व्यवस्था या संगठन हो जाएगा, छठा चरित्रीकरण हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप में फिर बाद में चलेंगे। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। RCEM ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों के कितने वर्गों में बांटा है? तो RCEM ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को अगर हम बांटने की बात करें, तो यहाँ पे इन्होंने कितने वर्गों में बांटा है? इन्होंने 4 वर्गों में बांटा है डियर फ्रेंड। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में। अब वो 4 वर्ग कौन कौन से हैं? 4 वर्ग में एक तो आपका ज्ञान आ जाता है, दूसरा आपका समझ आ जाता है, तीसरा अनुप्रयोग है, ठीक है। आप चाहें तो इनको लिख लीजिए, आपसे पूछ लेगा कि RCEM ने ज्ञानात्मक उद्देश्यों को इसमें से कौन सा वर्ग नहीं है जिसमें नहीं बांटा है, तो इसमें से एक कोई दूसरा दे देगा। आपको पता होगा तो आप गलत वाले को चूज कर पाएंगे। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग और सृजनात्मकता आ जाएगा भाई, सृजनात्मकता। ओके, इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो 4 है वह राइट हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है अज्ञात से क्या? अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर रहते हैं? किस विधि में हम अज्ञात से ज्ञात की तरफ चलते हैं? तो वह विधि हमारी कौन सी हो जाएगी? वह विधि हमारी विश्लेषण विधि हो जाएगी। आंसर सी राइट हो जाएगा। संश्लेषण विधि में हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं,
ध्यान रखिएगा, आगमन विधि में हम विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते हैं, निगमन विधि में हम सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाता है। वास्तविक चिंतन आप कर पाते हैं, आप प्रयोग करके देख पाते हैं, आप चीज़ों का निरीक्षण कर पाते हैं, ये सब कुछ प्रयोगशाला में ही पॉसिबल है। प्रयोगशाला विधि इन सब चीज़ों, ये सब चीज़ें प्रयोगशाला पर आधारित हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। अनुसंधान विधि के जन्मदाता हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग हैं, नो डाउट ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। जहाँ पे डिस्कशन वाली बात होगी कर लेंगे। गणित की प्रकृति कैसी है? गणित की प्रकृति तार्किक होती है, इसमें हम तर्क वितर्क करते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, बुद्धि खर्च करते हैं, तार्किक हो गई। किसने कहा? गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, ऐसा बेंजामिन पियर्स कहते हैं। गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इतनी बात क्लियर होती है। हम आपको यहीं पे बता देते हैं कि हम पेड कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। पेड कंटेंट का मतलब ये होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है, एंड जो आपके ये कंप्लीट नोट्स हैं, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, इनके कंप्लीट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ओके, अब मैं एक बार आपको सैंपल दिखा देता हूँ। आप लोग कहते हैं सर दिखा दीजिए, आइए मैथमेटिक्स का सैंपल दिखा देता हूँ। पहले तो ध्यान दीजिएगा, आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे कम समय में बेहतर तैयारी के लिए। आपको MCQs क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको PYQs मिलेंगे। चौथी बात, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट के 2, एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज प्लस क्या कहते हैं इजी नोट्स। ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। आइए दिखाता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। फिर देखिए, अब ये है, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स की बात करेंगे। ये शॉर्ट नोट हैं, ठीक है। जैसे भारतीय गणित के इतिहास को सौरभ आदि ग्रंथ श्वेत से माना जाता है, ठीक है। महावीराचार्य ने गणित सार संग्रह नामक गणित की जो है रचना की है। श्रीधराचार्य ने नवशतिका, त्रिशतिका, गणित विजयन पुस्तकों की रचना की है। ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको ध्यान से पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें जिस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिस तरीके से पेपर आने वाला है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सब तैयार किया जाता है। गणित की अपनी भाषा होती है, और भाषा का तात्पर्य यहाँ पे प्रत्येक उसका जो पद है, प्रत्यय है, सूत्र है, संकेत, सिद्धांत विशेष प्रकार के होते हैं, ठीक। गणित में ज्ञान ठीक, स्पष्ट, तार्किक और क्रम में होता है। ये सब चीज़ें हैं, और गणित सभी विषयों की आधारशिला मानी गई है। और ये शॉर्ट नोट होते हैं ताकि आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, अब जैसे लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, इनमें अंतर पूछ दिया जाता है, ठीक है। इनको ध्यान में रखा गया है। ज्ञानात्मक पक्ष को बेंजामिन एस ब्लूम ने और उनके साथियों ने 1956 में विभाजित किया था। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किया। कृतवाल और मसीहा मनोक्रियात्मक का वर्गीकरण सिम्पसन ने किया था, ठीक है। ज्ञान क्या है, बोध, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। इसी तरीके से फुल कंप्लीट जो है नोट्स आप तक पहुँचाए जाते हैं ताकि आप जो है कम समय में बेहतर तैयारी कर सकें। ये हो गए इसके शॉर्ट नोट्स। MCQs की बात करें तो यहाँ से आपके MCQs शुरू होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या आने वाले हैं उनको ध्यान में रखते हुए MCQs कंप्लीट दिए जाते हैं। जो आंसर रहता है उसको क्या किया जाता है, आंसर को डिफरेंट कलर से उसको हाईलाइट कर दिया जाता है ताकि बच्चों को पढ़ने में आसानी रहे। आपने 2 चीज़ें देख ली, आपने शॉर्ट नोट्स देख लिए, आपने MCQs देख लिए। अब यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। 2023 का क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर। सिर्फ क्वेश्चन पेपर की PDF नहीं, विधिवत तरीके से क्वेश्चन पेपर को टाइप करके आपको पहुँचा दिया जाता है, ठीक है। ये देखिए, विधिवत तरीके से जो भी आंसर राइट है उसको हाईलाइट करके आप तक पहुँचाया जाता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन पेपर भी आपको दे दिए जाते हैं। यहाँ से आपका शुरू होता है 2022 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ऊपर 2023 का क्वेश्चन पेपर था। हमने बात कर ली शॉर्ट नोट्स की, MCQs की, PYQ की। अब चौथी बात आती है कि हम आपको दे रहे हैं ये एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज का क्वेश्चन बैंक है जो फुल ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। इसकी भी कंप्लीट PDF आप तक पहुंचाई जाती है। इसमें जो आंसर है वो सामने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, ठीक है। आप आसानी से इस PDF को पढ़ सकते हैं। हाँ, ये है कि जो मार्केट में है इस बार वो सब्जेक्टिव आया है, ठीक है। उसमें कुछ पेज पीछे ऑब्जेक्टिव दिए हैं, तो ये जो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं वो सब इसी में है, ठीक है। ये एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज हो गया। ये दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट का ये सब प्रोवाइड करेंगे, सभी सब्जेक्ट में सेम चीज़ें। सभी सब्जेक्ट में आपको शॉर्ट नोट मिलने वाले हैं, सभी सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन बैंक मिलने वाले, सभी सब्जेक्ट में MCQ, सभी सब्जेक्ट में आपको ये क्वेश्चन बैंक की PDF मिलने वाली है।
ओके, तो इस तरीके से ये सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है। ये सभी नोट्स लेने के लिए ये जो आप सामने नंबर देख पा रहे हैं 9628182649, इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की फ़ीस वगैरह जान सकते हैं। और इसमें चारों पेपर कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। हमने विधो तरीके से आपको मैथमेटिक्स दिखा दिया है और जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे उसी की पीडीएफ आपको विधो तरीके से इसमें दिखा देंगे। ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स की दिखाएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा इसमें। तो इस नंबर पे फटाफट व्हाट्सअप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हैं। एग्जाम आपको जुलाई में होने को समय आपके पास है नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके सामने। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं और जो डीप में समझना है हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस सेट में उसको समझ लेंगे। चलिए, गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है। तो गणित शिक्षण के उद्देश्यों को सुपरिभाषित वांछित परिणामों के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन कहता है शैक्षिक उद्देश्य तभी व्यवहारगत कहे जाएंगे जब ये मापन के योग्य हों, तभी शैक्षिक उद्देश्य व्यवहारगत कहे जाएंगे। ये अवलोकन के योग्य होने चाहिए, ये प्राप्त करने के योग्य होने चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। गणित शिक्षण में कंप्यूटर अनुप्रयोग सहायक नहीं है। ज्ञानात्मक पक्ष के विकास में भी नहीं है, भावात्मक पक्ष के विकास में भी नहीं है, मनोगत्यात्मक पक्ष के विकास में भी नहीं है। इसलिए ऑप्शन जो डी है वो यहाँ भी राइट हो जाएगा। व्याख्यान विधि जो होती है जिसमें टीचर सामने एक्सप्लेन कर रहा होता है, ये शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ टीचर एक्टिव रहता है, छात्र पैसिव मात्र श्रोता बनकर के सामने बैठा रहता है। तो यहाँ पे केवल शिक्षक सक्रिय है। व्याख्यान विधि में केवल शिक्षक ही सक्रिय है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। समस्या समाधान उपयोगी है। जो समस्या समाधान प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है ये छोटी कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है और बड़ी कक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो ये दोनों ही प्रकार की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग जो सिद्धांत है यह आधार है प्रयोगशाला विधि का, क्योंकि जो प्रयोगशाला जो आपकी लैब होती है उसमें बालक करके सीखता है। ओके, चलिए, परियोजना विधि के जन्मदाता आप सभी को पता है किलपैट्रिक। ओके, परियोजना विधि मिल जाए तो किलपैट्रिक। ये एक ऐसा प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिल ही जाता है बीएड के। चलिए, और दूसरी बात, ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, पेपर कोई भी हो, चाहे आपका टेक्नोलॉजी हो, इन्वायरमेंट हो, सब में, फिजिकल साइंस हो, सब में पूछ लिया जाता है। क्रियात्मक पक्ष दिया गया। क्रियात्मक पक्ष अभी हमने आपको पीछे बताया था सिम्पसन के द्वारा दिया गया है। क्रियात्मक पक्ष किसने दिया? सिम्पसन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अभ्यास कार्य का रूप हो सकता है। अभ्यास कार्य का रूप जो है, आप लिखित रूप में भी बच्चों को अभ्यास कार्य दे सकते हैं, आप होमवर्क के रूप में करा सकते हैं, आप ओरली भी बच्चों से पूछ सकते हैं, उनको होमवर्क दे सकते हैं ओरल तरीके से भी। तो उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। और यह वीडियो आपकी जिस भी प्लेलिस्ट में है, जिस प्लेलिस्ट में यानी कि पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, आप वहाँ से सभी वीडियोस को देख सकते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को, अभी हमने पीछे आपको बताया था, इन्होंने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, जिसमें आपके भावात्मक पक्ष, मनोगत्यात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष तीनों आ जाते हैं। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। इतनी बात क्लियर होती है ना? संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष, ये 3 पक्ष हैं जिसमें ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को बांटा हुआ है। अभ्यास कार्य का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि ये शुद्धता से किया जाए, बच्चों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है वो अच्छा हो जाए, और जल्दी से कार्य करना, यानी कि अपने काम को थोड़ा अच्छे तरीके से और जल्दी से निपटा लेना भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, इसके द्वारा क्या होता है, यह छात्र प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करते हैं। इससे छात्र सामने चीज़ों को देख पाते हैं और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। जैसे आपके पास चार्ट पेपर आप लेकर के गए, आप ब्लैक बोर्ड लेकर के अपने साथ में, आपके पास पॉइंटर होगा, डस्टर होगा, आप भूगोल पढ़ा रहे हैं, आपके पास ग्लोब होगा, आपके पास मानचित्र होगा, ये सब चीज़ें टीचिंग लर्निंग मटेरियल के अंतर्गत आ जाती हैं। गणित शिक्षण में क्रियात्मक उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त जिस सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है वह श्याम पट्ट है प्यारे दोस्तों। क्या है? श्याम पट्ट, यानी कि ब्लैक बोर्ड। गणित शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली शिक्षण सहायक सामग्री, गणित में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ करते हैं आप? मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा हम लोग श्याम पट्ट ब्लैक बोर्ड यूज़ करते हैं। उसी पे तो टीचर हमको क्वेश्चंस समझाते हैं। पाठ योजना की जो पंचपदीय प्रणाली है ये किसने प्रारंभ की थी? पंचपदीय प्रणाली डियर फ्रेंड हर्बर्ट ने शुरू की थी। किसने? हर्बर्ट ने शुरू की थी। यहाँ तक बात खत्म होती है।
एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार सही क्रम क्या है? एनसीईआरटी प्रणाली के अनुसार सबसे पहले तो हम इनपुट देते हैं, फिर उसमें प्रोसेस चलता है, उसके बाद हमको आउटपुट मिलता है। ये इसका एक सीक्वेंस है, अदा प्रक्रिया प्रदा, यानी कि इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। उद्देश्य कथन का संबंध होता है। उद्देश्य कथन का संबंध आपके टॉपिक आप क्या पढ़ा रहे हैं उसके पीछे आपके उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं, और नया ज्ञान बच्चों को हमें क्या देना है, किस तरीके से देना है, उसके पीछे हमारा क्या उद्देश्य है उस ज्ञान को देने का, इन दोनों चीज़ों से संबंधित होते हैं। प्रकरण का मतलब आपका टॉपिक होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है वह राइट हो जाएगा। दैनिक पाठ योजना के निर्माण में सम्मिलित है। जो दैनिक पाठ योजना बनाई जाती है उसमें एक तो उद्देश्यों का निर्धारण करना, किस उद्देश्य को लेकर के लेसन प्लान तैयार किया जा रहा है, और विषय वस्तु का चयन करना, हम कौन सा टॉपिक यूज कर रहे हैं, शिक्षण विधियों का निर्धारण करना, कौन सा सब्जेक्ट है उसके पीछे हमें कौन सी टीचिंग मेथड का यूज करना है, क्योंकि एक टीचिंग मेथड को हम सभी सब्जेक्ट्स में अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो सही सब्जेक्ट के साथ सही टीचिंग मेथड का यूज करना भी एक आपके अंदर स्किल होनी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि इसमें कौन सी है? निगमन, प्रोजेक्ट, व्याख्यान, उपयुक्त सभी। वैज्ञानिक विधि की बात करें तो इसमें निगमन विधि, प्रोजेक्ट, व्याख्यान, ये सभी वैज्ञानिक विधि के अंतर्गत आ जाती हैं। शिक्षा प्रक्रिया में अनुरूपण किया जाता है। शिक्षा प्रक्रिया में अनुरूपण जो है वह विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी किया जाता है, और जो बाधित हैं, डिसेबल्ड हैं, ठीक है, उनके शिक्षण हेतु भी किया जाता है, अधिगम असमर्थों की सुविधा के लिए भी किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। www का पूरा नाम आप सभी को पता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सामग्री कौन सी है जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है? वह है प्रत्यक्ष अनुभव। प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब जब हम बच्चों को सामने चीज़ें दिखा देते हैं, जो पढ़ा रहे हैं वही दिखा रहे हैं। अगर बच्चों का आप बहुत सिंपल सा उदाहरण अगर मैं लूँ, अगर आप बच्चे को एप्पल माने सेब बता रहे हैं तो सामने आप सेब बच्चों को दिखा भी रहे हैं कि बेटा ये सेब है, उसको आप जरूरत पड़ने पर बच्चा नहीं समझ पा रहा उसको खिला भी दो कि भैया देखो ये ऐसा लगता है, ये सेब है। अच्छा, दूसरी बात ये है प्रत्यक्ष अनुभव का मतलब है अगर हम जैसे हम लैब में ले जाकर के बच्चों को चीज़ें दिखा सकते हैं, हम अगर नेचर के बारे में पढ़ा रहे हैं, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा रहे हैं, किसी फैक्ट्री के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे फैक्ट्री में ले जाकर के बच्चों को दिखा सकते हैं, बैंक पढ़ा रहे हैं तो बैंक ले जाकर के बच्चों को दिखा सकते हैं हम, ठीक है, जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हम चीज़ों को दिखा सकते हैं, नदी, पहाड़, झरने, ये सब चीज़ें दिखा सकते हैं बच्चों को ले जाकर के, ठीक है। करिकुलम जो शब्द है पाठ्यक्रम, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। कहाँ से हुई है प्यारे दोस्तों? लैटिन भाषा से हुई है। प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन क्या कहलाता है? प्रकरण के आधार पर पाठ्यक्रम का संगठन संकेंद्रीय विधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संकेंद्रीय विधि कहलाता है। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? पाठ्यक्रम का अर्थ होता है एक विषय वस्तु, विद्यालय परिस्थितियों में क्रियाएं और अनुभव, यानी कि विद्यालय के अंदर जो विद्यालय के अंतर्गत जो भी क्रियाएं की जाती हैं, एक्टिविटी, वो सभी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आ जाती हैं, और अलग अलग जो कॉन्सेप्ट्स के जो टॉपिक्स होते हैं वो भी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट उपयुक्त सभी हो जाएगा। एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषता क्या है? एक इकाई योजना की आवश्यक विशेषता, इसमें एक तो लचीलापन होना चाहिए जो इकाई योजना होती है, और एक इकाई के उद्देश्य क्या है, जो भी यूनिट आप पढ़ा रहे हैं, शिक्षण अनुकरण भी इसमें होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी है वह राइट हो जाएगा। गणित की पाठ्य वस्तु में विषय वस्तु का संगठन होना चाहिए। विषय वस्तु का जो संगठन है वह पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो आपका सिलेबस है उसी हिसाब से आप अपने टॉपिक्स को चूज करें, अकॉर्डिंग टू सिलेबस चलें। गणित का सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध किससे है? गणित का सबसे अधिक घनिष्ठ संबंध भौतिक विज्ञान से। भाई मैथ्स में भी हम सवाल सॉल्व कर रहे होते हैं, और फिजिक्स में भी टोटल क्या होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, डेरिवेशन होते हैं, सवाल होते हैं जो हम सॉल्व कर रहे होते हैं। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, जिससे हम IQ लेवल बच्चे का चेक करते हैं, वो होती है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज गुणे 100, ये होती है हमारी बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र। शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? शैक्षिक लब्धि ज्ञात करने का सूत्र होता है डियर फ्रेंड, इसमें आपका आता है शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु। यहाँ पे वास्तविक आयु अगर होता तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाता, शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, तब ये सही हो जाता। इसमें कोई भी नहीं है, उपरोक्त में से कोई भी नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या जो 7, 9 और 12 से
विभाजित करने पर एक शेषफल देती है, वह है 253। आप चेक करके देख लीजिएगा, समय यहाँ पे कम है। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन मापन में भी मूल्यांकन में मापन भी इंक्लूड हो जाता है। मूल्य निर्धारण, ग्रेडिंग, ये सभी चीज़ें मूल्यांकन के अंतर्गत आ जाती हैं, इसलिए उपरोक्त सभी जो ऑप्शन यहाँ पे है वह आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मापन का सर्वाधिक विश्वसनीय स्केल कौन सा है? मापन का सबसे अधिक जो विश्वसनीय स्केल माना गया है वह अनुपात है प्यारे दोस्तों। क्या है? अनुपात माना गया है। चरों के बीच सहसंबंध हो सकता है, चरों के बीच सहसंबंध आपका जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कहने का मतलब है भैया सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है, दोनों चीज़ें यहाँ पे सही हो जाती हैं। गणित में सूत्रों को स्थापित करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? गणित में सूत्रों को स्थापित करने की सबसे जो अच्छी विधि मानी गई है वह आगमन विधि मानी गई है। कौन सी विधि? आगमन विधि मानी गई है। छात्रों द्वारा प्रदर्शित कोई भी दृश्यगत गतिविधि जो है वह व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यवहार हो जाएगा। आगे बढ़िए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप सभी को पता है 180 डिग्री होता है। 6.25 का वर्गमूल क्या है? 6.25 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, तो ऐसे करके निकाल लीजिएगा, 1.220 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा देंगे तो कहने का मतलब है जब हम इसको ऐसे निकालेंगे 6.25, इसको हटा देंगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, इसको जब काटेंगे तो 25/10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 2.5 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन जो ए है वह राइट हो जाएगा। 500 रुपये का 5% ब्याज की दर से 4 साल का ब्याज पूछ रहा है, 100 रुपये आ जाएगा। 25 चक्कू 100 हो जाएगा। सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या होती है, सूक्ष्म शिक्षण में छात्रों की संख्या वही 5 से 10 तक होती है, 5 से 10 छात्र इसमें होते हैं। वर्तमान परीक्षा प्रणाली मुख्य रूप से किस पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है? वर्तमान परीक्षा प्रणाली जो है वह मुख्य रूप से ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है, ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों का मापन करती है। ऑप्शन ए राइट हो गया। मूल्यांकन का निकटतम संबंध होता है, मूल्यांकन का निकटतम जो संबंध है वह उद्देश्यों से होता है। कि मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि जो भी टॉपिक बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, उसके पीछे उद्देश्य क्या है। ठीक है, 10, 15, 20, 25, 30 का मध्यमान क्या है? 10, 15, 20, 25, 30 का मध्यमान वही लगभग 20 है। आप इसको एक बार मध्यमान निकाल करके चेक कर लीजिएगा। मूल्यांकन एक डैश प्रक्रिया है, तो मूल्यांकन जो है वह गुणात्मक प्रक्रिया भी है और परिमाणात्मक प्रक्रिया भी। यहाँ पे परिमाणात्मक ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है वो इसमें राइट है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मूल्यांकन के पीछे मुख्य उद्देश्य होता है अपने विचार व्यक्त करना, अनुमान लगा लेना, निर्णय लेना, ये सभी चीज़ें यहाँ पे सही हो जाती हैं। मैथमेटिक्स अभिक्रम की कितनी अवस्थाएं होती हैं? मैथमेटिक्स अभिक्रम की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद जो है वह परीक्षण पद होता है प्यारे दोस्तों। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन में अंतिम पद परीक्षण पद होता है। अभिक्रमित अनुदेशन को विकसित किया था, अभिक्रमित अनुदेशन को स्किनर ने विकसित किया था। किसने? स्किनर ने। बोध स्तर के शिक्षण के निरीक्षण अध्ययन को प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया? मॉरिसन ने। किसने? मॉरिसन ने। विद्यार्थियों की उपलब्धि में सुधार पर जोर दिया जाता है, तो विद्यार्थियों की जो उपलब्धि में थोड़ा सुधार हो जाए तो जोर दिया जाता है। एक तो मानदंड संदर्भित परीक्षण पर भी, मानक संदर्भित परीक्षण पर और नैदानिक परीक्षण, इन सभी पर जोर दिया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को विकसित करना चाहिए, तो गणित की पाठ्यपुस्तक में विषय वस्तु को अभ्यास के क्रम में देना चाहिए, समस्यात्मक के क्रम में और तार्किक क्रम में, इन सभी क्रम में प्रस्तुत करना चाहिए। किसमें? इन सभी में। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक विधि है, कौन सी है? तो वह है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, समस्या केंद्रित और लोकतांत्रिक विधि ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि मानी जाती है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। गणित के अध्ययन में हम उपयोग करते हैं, गणित के अध्ययन में हम सूक्ति विधि, आनुवंशिक विधि, औपचारिक विधि, लगभग सभी विधियों का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए ऑप्शन जो आपका डी है वह राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गणित की पहेलियाँ
प्राथमिक स्तर पर मदद करती हैं। अगर जो छोटे बच्चे हैं उनसे अगर हम गणित की पहेलियाँ पूछ रहे हैं तो इससे क्या होता है कि समस्या सुलझाने के कौशल का परीक्षण करने में हेल्प करती हैं और बच्चों को समस्या सुलझाने का कौशल जो है वो भी उनके अंदर डेवलप होता है। बच्चे समस्या को कैसे सॉल्व करना है ये भी ज्ञान उनके अंदर आ जाता है। छोटी कक्षाओं के लिए कौन सी शिक्षण प्रविधि उपयुक्त नहीं है? छोटी कक्षाओं के लिए इसमें अगर हम बात करें तो जो संगोष्ठी विधि है वह उपयुक्त नहीं मानी गई है। बाकी स्पष्टीकरण, अभ्यास, क्वेश्चन आंसर ये सब आप बच्चों से करा सकते हैं। गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? गणित क्यों पढ़ाते हैं आप? गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य होता है छात्रों में गणितीय क्षमता का विकास करना, बच्चों के अंदर जो है तार्किकता का विकास करना, है ना, इन सब चीज़ों का विकास करना, बच्चों के अंदर समस्या समाधान की क्षमता पैदा हो जाए। गणितज्ञ बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। यह कथन किसका है? गणितज्ञ बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं, ऐसा पाइंकेयर ने कहा है। किसने? पाइंकेयर ने कहा है। व्यापक सामान्यीकरणों की खोज करके नए सिद्धांतों को विकसित करना किसका उद्देश्य है? तो यह मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य है। किसका? मौलिक अनुसंधान का उद्देश्य है। 4, 6, 8, 10, 12, 14 का मध्यमान कितना होगा? आप निकाल करके चेक कर लीजिएगा, 9 ही आएगा। ठीक है। डॉक्टर बी के पासी के अकॉर्डिंग कितने शिक्षण कौशल हैं? बी के पासी के अकॉर्डिंग 13 शिक्षण कौशल बताए गए हैं। कितने बताए गए हैं? 13 बताए गए हैं। बुलेटिन बोर्ड गणित शिक्षण में प्रयुक्त होता है। बुलेटिन बोर्ड जो है वह गणित शिक्षण में दृश्य शिक्षण सामग्री की तरह प्रयोग किया जाता है। जो चीज़ें, दृश्य का मतलब जो चीज़ें सामने बच्चों को दिखाई जाती हैं। ओके। निम्न में विषम क्या है? विषम की बात करें तो चारित्रीकरण जो है वो इसमें विषम है। बाकी नकल, शुद्धता, चालाकी ये सभी चीज़ें सेम है। चारित्रीकरण से थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना, अनुमान लगाने की सबसे अधिक संभावना सही गलत में होती है। जो सही गलत वाले होते हैं ये ट्रू है, फॉल्स है, लगभग ऑब्जेक्टिव में भी हम अनुमान लगाते हैं कभी कभी। तो सही गलत जब हमें करना होता है तो हम अनुमान ही लगाते हैं। ठीक है, कि ये सही है कि गलत है। पाठ्यक्रम को मानव जाति के समूचे ज्ञान और अनुभव का केंद्र बिंदु समझा जाना चाहिए, यह किसने कहा है? यह फ्रोबेल का स्टेटमेंट है प्यारे दोस्तों। किसका स्टेटमेंट है? यह फ्रोबेल का स्टेटमेंट है। कौन सी विशेषता एक सफल शिक्षक की नहीं है? तो वह जैसे व्यावहारिकता है, पक्षपातपूर्ण व्यवहार है, अपरिवर्तनशील, है ना। इसमें क्या हो जाएगा? ये आपसे सबसे बड़ी बात, एक तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार सफल शिक्षक नहीं करेगा, और परिवर्तनशील होगा, अपरिवर्तनशील नहीं होगा। बी और सी जो है वो दोनों यहाँ पे राइट हो जाते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है सजगता के विकास में किसका योगदान अधिक है? सजगता, अगर बच्चे के अंदर सजगता लानी है तो उसमें क्या होता है? मौखिक कार्य जो है, इससे बच्चा ज़्यादा सजग होता है। ठीक है, मौखिक कार्य। बच्चों को अपनी स्मरण शक्ति को विकसित करने का सर्वाधिक अवसर मिलता है किस काम में? तो मौखिक कार्य के द्वारा। ठीक है, मौखिक कार्य के द्वारा। हमने मतलब ओरली बच्चों को कुछ बोल दिया, ये काम करके लाना। अब वो उनको उतना याद रहता है कि नहीं रहता है, ये डिपेंड करता है उनकी स्मरण शक्ति कितनी है। श्रव्य दृश्य सामग्री वह संवेदी या काल्पनिक वस्तुएं हैं जो अधिगम को प्रारंभ एवं प्रेरित करती हैं। यह किसने कहा? ऐसा डेंट ने कहा है। किसने कहा है? ऐसा डेंट कहते हैं। अनुभव का कोण किसने दिया? अनुभव का कोण एडगर डेल ने दिया। अनुभव का कोण एडगर डेल ने दिया। वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ये जो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, एमसीक्यूज, ठीक है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी होनी चाहिए, है ना। मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे के डैश प्रदर्शन से संबंधित हैं, तो वह सीखने के अनुभव से। मानदंड संदर्भित परीक्षण बच्चे के सीखने के अनुभव से, अनुभव के प्रदर्शन से संबंधित होता है। ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है। उपलब्धि परीक्षण एक आदर्श सीखने का अनुभव, सीखने का अनुभव ज़्यादा बेहतर है। उपलब्धि परीक्षण है, उपलब्धि परीक्षण इसमें क्या हो जाएगा आपका? लगभग शिक्षक निर्मित, मानकीकृत, केवल बी या फिर दोनों, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन ए और बी, दोनों ही राइट हो जाएंगे। उपलब्धि परीक्षण के अंतर्गत आएंगे। सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। सहायक सामग्री का सर्वाधिक उपयोग लगभग ज्यामिति में किया जाता है। ठीक है, जो ज्योमेट्री, इसमें हम कंपास वगैरह सब यूज करते हैं। न्यूनतम प्रभावी शिक्षण सामग्री सबसे, यानी कि इफेक्टिव नहीं पूछ रहा है, न्यूनतम। अप्रक्षेपित, अप्रक्षेपित, बाकी प्रत्यक्ष अनुभव बहुत इफेक्टिव होता है, शाब्दिक होता है, प्रक्षेपित, ये सभी इफेक्टिव हैं, ये नॉन इफेक्टिव है।
प्रत्येक अध्यापक को अपने रुचि के अकॉर्डिंग शिक्षण करने का अवसर मिलता है। अभिक्रमित अनुदेशन में, कहाँ? अभिक्रमित अनुदेशन में। पिछड़े बालक उन्हें कहते हैं जिनकी निष्पत्ति लब्धि, निष्पत्ति का मतलब होता है अचीवमेंट, तो निष्पत्ति लब्धि होती है कितनी मानी गई है? 80 से जो कम होते हैं, सॉरी लगभग 80 से जो कम होते हैं वो पिछड़े बालक कहे जाते हैं। श्रीलबर्ट किससे संबंधित है? श्रीलबर्ट जो है यह प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित हैं। श्रीलबर्ट किससे? प्रतिभाशाली बालकों से। परीक्षण का उद्देश्य कक्षाओं की तुलना करना हो तो निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयोग में आता है? तो इसमें आपका अभिक्षमता परीक्षण आ जाता है। कौन सा? अभिक्षमता परीक्षण आ जाता है। तर्क के नियमों का उपयोग करके अनुपात के सत्य को स्थापित करना है प्रमेय। तर्क के नियमों का उपयोग करके अनुपात के सत्य को स्थापित करना प्रमेय कहलाता है। गणित का निर्माण खंड संबंधित है किससे? अंकगणितीय मॉडल से संबंधित है। किससे? अंकगणितीय मॉडल से संबंधित है। विद्यार्थियों को गृह कार्य देना क्या? विद्यार्थियों को गृह कार्य देना एक तकनीक है। क्या है? एक तकनीक है। कक्षा के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है प्राप्त ज्ञान को प्रयोग में लाने के लिए। जो भी ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया है उसको प्रयोग में लाया जाए, इसलिए उनको होमवर्क दिया जाता है। यदि किसी संख्या में सम स्थानों और विषम स्थानों पर आने वाली संख्याओं के योग का अंतर 0 है तो वह संख्या विभाज्य है। तो वह संख्या, इसका मतलब लगभग 11 से विभाज्य है। ठीक है। गणित की सबसे उपयुक्त परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है। किस प्रकार दी जा सकती है? यह तार्किक तर्क का विज्ञान है। जो गणित है इसकी सबसे छोटी परिभाषा तार्किक तर्क का विज्ञान है। ये प्रतिभाशाली बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी पाठचर्या उपयोगी है? तो वह संवर्धन पाठचर्या हो जाएगी। संवर्धन पाठचर्या शैक्षिक निदान के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। शैक्षिक निदान के क्षेत्र में नैदानिक परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। हम पहुंच गए हैं 99 पे और आपको ध्यान होगा हमारा पेड कंटेंट जो हमने आपको दिखाया। ये क्लास अभी मैं 100 क्वेश्चंस पूरे कर लूँ, फिर आपको फिजिकल साइंस का कंटेंट भी थोड़ा दिखा दूंगा, थोड़ा टेक्नोलॉजी भी दिखा देंगे आपको। ठीक है। चलिए, विचारों की रचनात्मकता और मौलिकता किसके द्वारा विकसित की जाती है? तो प्यारे दोस्तों, यह ब्रेन स्टॉर्मिंग के द्वारा विकसित की जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है। नंबर ध्यान रखिएगा 9628182649, यही नंबर है 9628182649। यहाँ पे आप व्हाट्सअप मैसेज करिए और उसमें अपने टीचिंग सब्जेक्ट्स लिखिए, अपने यूनिवर्सिटी कानपुर लिख दीजिए। ठीक है। आपको पूरी डिटेल भेज दी जाएगी। ठीक है। कंप्लीट नोट्स आपको 4 पेपर के मिलने वाले हैं, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट। ठीक है। बाकी सैंपल आपने देख लिया है, मैंने विधिवत तरीके से दिखा दिया है आपको क्या क्या मिलने वाला। आपको शॉर्ट नोट्स मिलने वाले हैं, आपको MCQs मिलने वाले हैं, आपको PYQs मिलने वाले हैं, आपको क्वेश्चन बैंक की PDF मिलने वाली, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रहेगी। निगमनात्मक तर्क के मूल तत्व इसमें आपकी अपरिभाषित शर्तें, परिभाषित शर्तें, सूक्तियाँ, अभिधारणा, ये सभी चीज़ें निगमनात्मक तर्क के मूल तत्व के अंतर्गत आ जाती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पेडागोजी फिजिकल साइंस आपके पास होगा ही, उसके शॉर्ट नोट्स अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये उसके शॉर्ट नोट्स है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इनको ठीक से पढ़ सकते हैं। ठीक है। जैसे भूमंडलीय विज्ञान की बात यहाँ पे की गई, कोपरनिकस विचारधारा क्या है, गुरुत्वाकर्षण, विद्युत विकासवाद, लुईस पाश्चर, सापेक्षता का सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, पेंसिलिन, है ना, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। यानी कि जहाँ से भी आपका क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है वो सब चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, और इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।